Hello students, I myself Rajendra Kumar, I have done BTech in Electronics and Communication from BITS Ranchi University. I have been more than 20 years of experience of teaching like NEET, JEE Mains, Advanced etc. आज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का 8वां लेक्चर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स पर 8वां लेक्चर है ये। तो आज का टॉपिक है force of interaction between two continuous charged bodies। तो इसमें मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज करूंगा क्योंकि फार्मूला मैंने 5th लेक्चर में ड्राइव करके आप लोगों को बताया था। तो कम से कम 5th, 6th, 7th लेक्चर आप देख लें। अगर नहीं देखा हो तो यूट्यूब पर जाएं और वहां सर्च करें राजेंद्र सर फिजिक्स। इसमें आपको मेरा पुराना सभी वीडियो मिल जाएंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हुए हैं जो एम्स नीट वगैरह में पूछे गए हैं। और उसको कर लेने के बाद ये चैप्टर में आपको बहुत मजा आएगा जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी कुछ बेसिक से ही स्टार्ट करता हूँ। मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं एग्जिस्ट करता है, ओके, और हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है। ये जान लेते हैं, एक केस लेते हैं, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है। तो यहाँ मान लेते E1 है, इस पॉइंट पर E2 है, इस पॉइंट पर E3 है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज यहाँ पर है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है, यहाँ पर चार्ज है, तो फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा कि इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा और वो फोर्स होती है Q इंटू यहाँ हो जाएगा E1। अगर मान लेते चार्ज यहाँ प्लेस रहता तब यहाँ पर फोर्स क्या होता Q इंटू E2, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, ओके। सिमिलरली E3 है, तो यहाँ पर अगर चार्ज Q को प्लेस करे तो फोर्स एक्ट करेगा Q इंटू E3। अच्छा, अगर मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, दूसरा केस ये सकता है कि इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह समान है, हर पॉइंट पर सेम है, तो चार्ज कहीं भी रखो फोर्स उस पर एक्ट करेगा Q E, क्योंकि E जो है कांस्टेंट है। तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज, मैं यहाँ पर इन्फिनाइट लॉन्ग वायर कंसिडर कर रहा हूँ, एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर कंसिडर कर रहा हूँ। ये मान लेते ऊपर की ओर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है और नीचे की ओर माइनस इन्फिनिटी की ओर जाता है। अब ये जो है प्लस λ1 चार्ज डेंसिटी से चार्ज्ड है। ये पूरा जो है लाइन चार्ज, वायर जो है चार्ज्ड है। लाइन चार्ज भी कह सकते हैं या वायर का चार्ज भी बोल सकते हैं। वायर इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, इसके कारण अब ये चार्ज है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो एक सर्टेन पॉइंट मान लो यहाँ हमने लिया, एक सर्टेन पॉइंट यहाँ हमने लिया, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E है मान लेते हैं और ये D डिस्टेंस पर है, ठीक। अगर यहाँ पर हमने चार्ज Q रखा तो फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू Q E, ओके। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है खास बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इन्फिनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 2K लैम्डा वाई डी, ओके। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें 2 कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कुछ और आएगा, यहाँ निकालेंगे तो कुछ और आएगा।
लेकिन मान लेते हैं कि कॉन्स्टेंटली डी डिस्टेंस पर ही है, निकालना है। अगर यहाँ निकालते हैं तब भी यही होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, यहाँ निकालते हैं तब भी यही होगा। तो जैसे यहाँ पर अब चार्ज है Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही सेम होगा, तो उस पर भी फोर्स यही अप्लाई होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। ओके, हाँ, अगर पॉइंट इनसाइड यहाँ ले लें तो इसकी डिस्टेंस कम होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी और फोर्स जो होगा, जो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये डिस्टेंस मान लेते हैं, जैसे ये डिस्टेंस d1 मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इस पॉइंट पर, तो ये अलग हो जाएगा Q इंटू E इज इक्वल टू Q इंटू इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो देखना है, 2k लैम्डा बाई d1। क्लियर हुआ? अब हम आगे चलते हैं और पहला एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द फॉलोइंग एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब क्या होगा कि मान लेते डी डिस्टेंस पर एक दूसरा वायर रखा है, तो इस वायर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वही यहाँ भी होगा क्योंकि ये भी डी डिस्टेंस पर है, और यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी और परपेंडिकुलरली अवे होगी फ्रॉम द लॉन्ग वायर से परपेंडिकुलरली अवे होगी हर पॉइंट पर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसका कंसीडर कर रहा हूँ मैं, इसका नहीं कर रहा हूँ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहा हूँ। तो इसके परपेंडिकुलर होगा हर पॉइंट पर, और अगर पॉइंट की डिस्टेंस सेम है तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो अब यहाँ पर लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये दूसरा वायर है, ये प्लेस किया हुआ दूसरा वायर है, इसकी चार्ज डेंसिटी λ2 है, तो ये भी चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ओके, तो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो यहाँ टोटल पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। किसके कारण? इसके कारण। ये पूरे लेंथ, जहाँ तक इसकी लेंथ है, ये लेंथ मान लेते हैं L है, इस वायर की लेंथ L है, तो इस पूरे लेंथ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है लॉन्ग वायर का, इस वायर 1 का। इसको वायर 1 बोल देते हैं, इसको वायर 2 बोल देते हैं। तो वायर 1 का वायर 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर है, जैसा कि मैंने बताया था। तो इस वायर पर फोर्स कितना लग रहा है, इसके फील्ड नहीं कंसिडर करनी है, फील्ड कंसिडर करना है 1 का, और 1 के फील्ड के कारण ये जो यहाँ लॉन्ग वायर रखी हुई है L लेंथ की, फाइनाइट लेंथ की वायर रखी हुई है, तो यहाँ पर पहले मैंने सिंगल पॉइंट, अगर सिंगल चार्ज हो DQ तो फोर्स कितना लगेगा, जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो एग्जिस्ट कर रहा है मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर बहुत सारे चार्ज हो, DQ बहुत सारे चार्ज हो, तो सब पर निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें। तो अब मैं इसे हटा देता हूँ, समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। ओके, तो अब सिस्टमेटिक वे से देखें। मान लेते हैं ये लॉन्ग वायर है, इसको वायर नंबर 1 देता हूँ मैं। ओके, ये दूसरा फाइनाइट लेंथ का वायर है, इसको वायर नंबर 2 कह रहा हूँ मैं। ओके, और ये वायर पैरेलल है इस वायर के, यानी डी डिस्टेंस सेम रहेगी इस वायर का हर पॉइंट पर। तो अब हमें निकालना है, पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। हमें यह देखना है कि 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ एग्जिस्ट करेगा
इसको पॉइंट ए बी मान लेते हैं, इस लेंथ ऑफ वायर को ए बी मान लेते हैं, इसका लेंथ कितना है वो एल मान लेते हैं। ओके, तो 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी लोकेशन पर कितना एक्ट कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग infinite wire at the location of wire AB, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के 2 के लैम्डा बाई डी, एक सेकेंड, 2 के लैम्डा बाई डी। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला है 2 के लैम्डा बाई डी, तो यहाँ पर ध्यान दें इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी। बाकी 2 कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, लैम्डा 1 कांस्टेंट है। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पॉइंट लेंगे तो कुछ और होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पॉइंट लेंगे तो कुछ और होगा। लेकिन अगर इसी डिस्टेंस डी पर जितने भी पॉइंट कंसिडर करेंगे डी डिस्टेंस पर, तो इन सभी ए से बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के कारण जो एग्जिस्ट कर रहा है वो सब सेम होगा। तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वायर, यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि वायर ए बी इज इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वायर 1। ओके, यानी इनफाइनाइट वायर 1। तो अब यहाँ पर सो नाउ फोर्स ऑन वायर ए बी। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्स F इज इक्वल टू, यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज कितना है ए से बी तक है, चार्ज जो है ए से बी तक है। ओके, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड at this location, at this location of wire AB। ओके, सो यहाँ से F इक्वल टू हो गया टोटल चार्ज कितना होगा AB का लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है लैम्डा 2। ओके, और इसकी लेंथ हमने क्या माना है कैपिटल L, तो टोटल चार्ज इतना हो गया लैम्डा 2L। अब इस चार्ज पर फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वायर 1 के कारण, इन्फिनाइट इलेक्ट्रिक वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो फोर्स आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ के 2 के लैम्डा 1 बाई डी। सो टोटल फोर्स हो गया 2 के लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई डी। ये फोर्स एक्ट करेगा और इसी फोर्स को फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोलते हैं। राइट,
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द फॉलोइंग एज शोन इन फिगर। यहाँ पर एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, इसको 1 मान लेते हैं, और इस वायर को 2 मान लेते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इसके चारों ओर, वायर 1 के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज रखा है या वायर रखा है। ये इसकी डायरेक्शन क्या है, वायर की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस इन्फिनाइट लॉन्ग वायर। ओके, अब ये बताएं कि इसके कारण तो चारों इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बताया कि मैंने एग्जिस्ट करेगा, चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा इस वायर 1 के कारण। ओके, इस वायर 1 के कारण चारों इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक लाइन, दूसरा लाइन चार्ज है, वायर है, दूसरा वायर है, तो इस पर ये फोर्स, ये भी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ भी होगा। यहाँ मान लेते हैं E1 है। ओके, यहाँ दूसरा पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया E2 है, तीसरा पॉइंट लिया E3 है, चौथा पॉइंट लिया E4 है। तो यहाँ पर अलग अलग क्यों नहीं लिए, सभी डिफरेंट क्यों हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम क्यों नहीं है? वो इसलिए है कि मैंने बताया था कि ड्यू टू लॉन्ग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो यहाँ E1 जो होगा इस डिस्टेंस के कारण होगा, E2 जो होगा उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो और थोड़ी सी कम होगी, यानी E1 ग्रेटर देन E1 ग्रेटर देन E2। अब E3 और ज़्यादा डिस्टेंस पर हो गया, तो E2 ग्रेटर देन E3 और E3 ग्रेटर देन E4। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। पिछले वाले केस में देखें तो इस लॉन्ग वायर के कारण डिस्टेंस, ये जो वायर रखा हुआ है दूसरा वायर का हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पर था, वायर का हर पॉइंट D डिस्टेंस पर था, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हुई थी। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि वायर का डिस्टेंस जो है चेंज हो रहा है, इसलिए हर पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक है ही नहीं है, कंटिन्यूसली जो है चेंज हो रही है। जब कोई चीज़ कंटिन्यूसली चेंज करे तो उसमें सभी चार्ज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सभी चार्ज के कारण इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वैरी कर रहा है, डिस्टेंस वैरी कर रहा है नंबर 1 पॉइंट, और इस डिस्टेंस के कारण कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज कर रहा है। तो अगर मान लेते हैं ये 4 ही पार्ट में रहता है, और E1 अगर हम पता लगाते हैं फिक्स है, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, इसके लिए डिस्टेंस दी रहती, तब तो सिंपल ऐड कर देते हैं। तब क्या करते हैं, मैं जरा इसे समय ज़्यादा दे रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन आने वाली है, और इंटीग्रेशन के नाम पर आप लोग थोड़ा सा घबराते हैं कि अब इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। तो मान लेते हैं कि अगर ये डिस्टेंस दी रहती है, यहाँ पर मान लेते ये डिस्टेंस x1 है, यहाँ के लिए डिस्टेंस x2 दिया हुआ है। ओके, यहाँ के लिए डिस्टेंस x2 दिया हुआ है, फिर फर्दर यहाँ के लिए x3 डिस्टेंस दिया हुआ है, इसके लिए x4 डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक, तो मैं ये कह रहा था कि अगर डिस्टेंस पता हो तो E1 E2 E3 E4 पता लगा सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक E1
E1 क्या होता है? चार्ज। तो यहाँ पर मान लेते कुछ चार्ज है, हमें नहीं पता कितना चार्ज है, मान लेते हैं DQ चार्ज है यहाँ पर। तो DQ मतलब डी शब्द क्यों इंट्रोड्यूस किया चार्ज में? DQ मतलब होता है स्मॉल चार्ज। चार्ज तो पूरे वायर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक स्मॉल सेक्शन का चार्ज DQ लिया है हमने। DQ मतलब होता है वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एग्जिस्ट कर रहा है? E1। ओके, और आप फिर क्या लिख सकते थे? DQ इंटू, अगर E1 है तो E1 किसके कारण है? वायर 1 के कारण है, इस वायर 1 के कारण है। तो आप यहाँ पर लिखते हैं 2 के λ1 बाई x1 बाई x1। तो इसी तरह E1, E2, E3, E4 करके निकाल सकते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कितने सेक्शन में ब्रेक करना है। कंटिन्यूसली चेंज कर रही है डिस्टेंस के साथ x, और x से हल्का डिस्टेंस चेंज कर रही है dx डिस्टेंस, स्मॉल स्मॉल चेंज कर रही है, और कितना चेंज कर रही है ये नहीं पता है। अगर 4 तक दिया रहता, पता रहता, तब तो सिंपली इसको क्या करते? ऐड कर देते। ठीक, अगर बहुत ज़्यादा है और कितने सेक्शन में ब्रेक किया हुआ है ये नहीं पता है, तब वहाँ पर इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब भी सम होता है। ओके, लेकिन इंटीग्रेशन मेथड से करना पड़ता है, लाइन इंटीग्रल यहाँ पर कहेंगे। ठीक, तो अब आगे देखें। पहले सभी को इरेज कर देता हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब आते हैं सिस्टमेटिक वे से। मान लेते हैं इस वायर पर एक सेक्शन कंसिडर करते हैं dx लेंथ का। ये कितना है? dx लेंथ का एलिमेंट जो है कंसिडर किया है। तो dx बहुत ही स्मॉल है। ये मान लेते हैं कि ये पूरी वायर dx डिस्टेंस से बनी है। यहाँ dx, फिर dx, फिर dx, फिर dx, फिर dx, लेकिन पता नहीं कितना dx होंगे। तो हमें कितना dx एग्जिस्ट करेंगे, बाद में कंडीशन बताएंगे जिससे पता चल जाएगा कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा dx की। यहाँ से स्टार्ट करेगी और पूरी dx जोड़ेंगे तो यहाँ लेंथ l तक आ जाएगा। इसकी लेंथ l मान लेते हैं, इस वायर की लेंथ l मान लेते हैं। तो लेंथ इस लेंथ l को हमने dx सेक्शन ब्रेक कर दिया, और ये चूंकि चार्ज है तो इसका dx स्मॉल एलिमेंट है तो चार्ज भी स्मॉल होगा। और यहाँ पर जो फोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे वायर पर एग्जिस्ट करेगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस DQ चार्ज पर फोर्स लगेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो फोर्स लगेगा वो भी स्मॉल फोर्स होगा। तो DF इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पर DF मैंने लिया है, तो चार्ज कितना है DQ इंटू, यहाँ पर कंप्लीट में लिख देता हूँ, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर ड्यू टू वायर वन at the location of वायर, इसको 2 मान लेता हूँ। ये जो वायर है इसको 2 मान लेता हूँ मैं, या 2 की जगह पर AB मान ले, ज़्यादा अच्छा है। AB मान लेते हैं। ऑफ द लोकेशन ऑफ वायर AB,
राइट। तो ए बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, वहाँ चार्ज रखा है तो फोर्स तो लगेगा ही। अब तो आपको 100% क्लियर है। सो डी एफ स्मॉल फोर्स कितना हो जाएगा, डी एफ डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2k लैम्डा, ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के कारण क्या होता है डी डिस्टेंस पर, 2k लैम्डा 1 बाई डिस्टेंस। ये क्या मान ले हम यहाँ पर, मान लेते हैं कि dx डिस्टेंस जो है x डिस्टेंस पर है, dx एलिमेंट जो है x डिस्टेंस पर है, मतलब इस चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, x। तो बाई x हो जाएगा। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी F इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल फोर्स df, इंटीग्रेशन मतलब टोटल फोर्स, इंटीग्रेशन ऑफ df मतलब होता है टोटल फोर्स कितनी होगी। तो यहाँ 2k लैम्डा 1 कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दें, 2k लैम्डा 1 को बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा 1/x डी क्यू। तो आप जानते हैं कि 1/x, x को इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता डी क्यू के रेस्पेक्ट में, तो डी क्यू को भी x के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो बहुत इजी है, यहाँ पर 2k लैम्डा 1 इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी क्यू लेंथ कितना होगा, तो डी क्यू किस लेंथ पर था, dx, और लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितना है, L2, तो L2 इंटू dx हो जाएगा। पर यूनिट चार्ज डी क्यू के पर यूनिट चार्ज कितना है, लैम्डा 2, चार्ज कितना है लैम्डा 2, तो dx लेंथ पर कितना चार्ज होगा, लैम्डा 2 इंटू 2 इंटू लैम्डा dx इंटू लैम्डा 2। तो ये हो गया dx इंटू लैम्डा 2। अब लैम्डा 2 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 1/x dx। ओके, अब 1/x का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग ऑफ x, तो यहाँ लिमिट भी देना पड़ेगा। लिमिट क्या है, मान लेते हैं लिमिट का मतलब यहाँ वेरिएबल क्या है, x है ना, तो लोअर लिमिट का मतलब होता है x की मिनिमम वैल्यू, तो ये वायर के लिए हमने लिया है, तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू x को डिक्रीज करें तो लास्ट यहाँ बचेगा, यहाँ के बाद तो कोई वायर ही नहीं है, तो एक एंड ए जो है, एक एंड ए एग्जिस्ट करेगा, तो वो x की मिनिमम वैल्यू होगी, यहाँ पर x की मिनिमम वैल्यू होगी, तो यहाँ पर हम x को मान लेते हैं a। ओके, और ये लेंथ कितना है, l दिया हुआ है, ये लेंथ l वायर AB का दिया हुआ है। ओके, तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू a प्लस l हो जाएगा। ओके, ये हो गया, तो ये हो गया x का मिनिमम वैल्यू a से a प्लस l, राइट। अब मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ जगह खाली है, यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर फोर्स F कितना हो जाएगा, एक बार 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का होता है नेचुरल लॉग ln ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ x फ्रॉम a टू a प्लस l,
ओके। सो आप लोग इसका फार्मूला अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, 1/x dx का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x होता है। अगर नहीं ध्यान में है तो याद कर लेना, और बहुत इजी इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का मतलब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया ना, कि कोई चीज़ अगर बिल्कुल जो है कंटिन्यूसली अगर चेंज करता रहे और उसका सम निकालना है, तब उस केस में इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2k λ1 2k, सॉरी यहाँ L1 लिखा गया, L1 L2, इसको ठीक कर देता हूँ मैं जी, अब सही है। f इजिकल टू 2k λ1 λ2 नेचुरल लॉग ऑफ x, और इसकी वैल्यू a से a प्लस l तक है। ओके, तो 2k λ1 λ2, और एक बार नेचुरल लॉग में किसकी वैल्यू देंगे, अपर लिमिट का। अपर लिमिट कितना है, a प्लस l, ओके, माइनस नेचुरल लॉग ln a, ओके। तो ये f इजिकल टू हो जाएगा 2k λ1 λ2, और ये log a ये डिफरेंस में है, तो ये डिवीजन में आ जाता है। जैसे एक फार्मूला याद रखना, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ कि log a माइनस log b क्या होता है, log b, तो ये होता है log a बाई b। ओके, तो यहाँ हो जाएगा log नेचुरल log है यहाँ ln a प्लस l कैपिटल L होगा, यहाँ कैपिटल L है, a प्लस l बाई a, ये वैल्यू हो गया, और यही आंसर हुआ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब एक अगला एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में, ये सब मैं बाद में जब आपसे क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ना, सिर्फ क्वेश्चन आंसर, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, तो देखना इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा उसमें। तो अभी एज एग्जाम्पल लिया है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r एज शोन इन फिगर। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, बाकी काम मेरा है समझाना। एक्चुअली ये सर्कल है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है ये, और v वेलोसिटी से मान लेते इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, v वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो ये वायर जो है, ये जो सर्कुलर पाथ है, जो सर्किल है, इसका सेंटर से पास करता है, ये इसके सेंटर से पास करता है। तो ये कितना डिस्टेंस, अगर इसकी रेडियस, अगर इस सर्किल की रेडियस r है, तो r डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इन्फिनाइट वायर है 1, इसको 1 मान लेते हैं, इन्फिनाइट वायर है, तो इसके कारण चारों इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा ना, चारों इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। उसकी वैल्यू फिर एक बार बता देते हैं, 2k, अगर ये लैम्डा से डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर इसकी प्लस लैम्डा है, तो कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाई डी के जगह पर यहाँ क्या हो गया r। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा यहाँ। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मान लेते हैं ये इन्फिनाइट वायर है, यहाँ r डिस्टेंस पर पहले मैं पॉजिटिव चार्ज Q रखता हूँ, तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो होगा 2k लैम्डा बाई r।
अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज क्यू है तो इस पर फोर्स लगेगा किधर की ओर, अवे, परपेंडिकुलरली अवे लगेगा। तो वो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी चार्ज और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स अप्लाई करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 2k लैम्डा बाई आर, और परपेंडिकुलरली अवे हुआ। और अगर ये पॉजिटिव ना होकर अगर नेगेटिव होता, पॉजिटिव चार्ज ना होकर नेगेटिव चार्ज रहता तो फील्ड की डायरेक्शन तो वही रहती, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। क्यों? ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स जो है टुवार्ड्स सोर्स होता है। ये सोर्स का काम कर रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का, ये सोर्स का काम कर रहा है ये इन्फिनाइट लॉन्ग वायर। तो ये चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। अगर नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो उस पर जो फोर्स परपेंडिकुलरली टुवार्ड्स लगेगा। तब इसको समझे, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है जिसको हम बोलते हैं mv²/r, जहाँ m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r एक्ट करेगा, जहाँ me का मतलब हुआ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, me का मतलब हुआ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहीं से ऐसे ना समझे कि MeV² है, नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने में थोड़ा सा ये हो गई है, मैं इसे फिर थोड़ा और अच्छे ढंग से लिख लूं। ये Me अब सही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये चारों ओर घूमेगा तो सेंटर की ओर एक फोर्स एक्ट करना चाहिए जो इस फोर्स को बैलेंस करे। अगर सेंटर की ओर अगर फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो है अवे फेंका जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो लगातार जो है सर्कुलर पाथ पर घूम रही है हॉरिजॉन्टली, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स क्या लगेगा, यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स क्या लगेगा, तो टुवार्ड्स वायर लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने समझाया था। तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेकेंड में था सही। तो यहाँ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू क्या होता है फार्मूला, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पर चार्ज क्या हो गया, E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इस वायर के कारण इस पॉइंट r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई r। अब ये दोनों फोर्स बैलेंस होने चाहिए तभी ये मूव करता रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स जो इनसाइड एक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स F किधर की ओर लग रही है, इधर की ओर। थोड़ा सा मैं और साफ साफ लिख देता हूँ।
रेडियस आर यहाँ दिखा देता हूँ, और इलेक्ट्रिक फोर्स इधर टुवार्ड्स वायर, ये हो गया एफ ई का डायरेक्शन। और एफ ई क्या हुआ, 2k लैम्डा ई बाई आर, और एम नहीं, अभी नहीं लिखे इसको, इस पर ध्यान दें आप। यहां पर ध्यान दें, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो ये कितना हो जाएगा, एम ई वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 2k लैम्डा ई बाई आर। तो आर यहाँ कैंसिल हो गया, तो भी कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा ई बाई एम रूट ओवर। ओके, तो ये हो गया डिजायर्ड रिजल्ट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई एम ई कर दें यहाँ पर। हाँ, क्लियर हो गया ये आपको। अब आते हैं जो पिछले क्लास में हमने डिस्क के बारे में, कि एक पॉजिटिवली चार्ज डिस्क है, इसके बारे में डिस्कस की थी हमने, और स्पेशल केस हमने डिस्कस किया था कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, और सेंटर के जस्ट बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और सेंटर से बहुत दूर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ये मैंने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 7 में। ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 7 देख ले, तो वहां से ये कंटिन्यूएशन में आ जाएगा। यहाँ पर अब एक्स्ट्रा स्पेशल केस मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि सपोज क्या लिखें समझे, ये मान लेते हैं स्पेशल केस, एक स्पेशल, या ऐसा मान लेते, इफ रेडियस ऑफ डिस्क is much very much greater than x, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। यहां पर ध्यान दें, डिनोमिनेटर में आया है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो x बहुत छोटा हुआ आर के कंपैरिजन में, बहुत ही ज़्यादा छोटा, उसका स्क्वायर और भी छोटा हुआ, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसके नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आर स्क्वायर। ओके, तो ई क्या हो जाएगा, यहाँ से ई हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स वाई, यहां से तो एक्स चला गया, आर स्क्वायर बच गया, रूट ओवर आर स्क्वायर आर हो गया। अब यहां एक बार फिर ध्यान से देखें कि एक्स वाई आर इज very less than 1। क्यों, क्योंकि r जो है बड़ा, r का x जो है बहुत स्मॉल है r के कंपैरिजन, r बहुत बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है न्यूमरेटर से, तो और भी छोटा होगा, यानी कि इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये तो एक्स बाई आर क्या होगा, नेग्लेक्ट हो गया, एक्स बाई आर नेग्लेक्ट। तो अब क्या बच जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये हो गया, अगर वेरी लार्ज डिस्क है तब, वेरी लार्ज मतलब वेरी लार्ज हमने माना है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आर इतना माना है, इतना बड़ा माना है कि आप देखिए डिस्क बढ़ते, मान लेते हैं इसका रेडियस बढ़ा देते हैं तो ऐसा नजर आएगा, डिस्क और बढ़ा देते हैं तो ऐसा नजर आएगा। थोड़ी देर बाद केवल हमको कर्वीलिनियर लाइन नजर आएगी, ऊपर का पार्ट नजर नहीं आ रहा है, नीचे का नहीं आ रहा है। अगर इसको बहुत बड़ा कर दिया हमने, बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, तो उस केस में हमको डिस्क नजर नहीं आएगी, एक प्लेन सरफेस नजर आएगा। अगर हमने बहुत ज्यादा कर दिया, बहुत ज्यादा इसका रेडियस बढ़ा दिया या साइज बढ़ा दिया, डिस्क का बहुत बड़ा कर दिया, तो ये दूर से नजदीक से आपको सिर्फ क्या नजर आएगा, सिर्फ एक प्लेन शीट नजर आएगी। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इसको हमेशा ध्यान में रखें। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इन्फिनाइट क्यों लिया, क्योंकि आर की वैल्यू बहुत ज्यादा हमने कंसिडर किया है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज हो जाएगा। तो ये जो मैंने फिगर दी है, ये पॉजिटिवली चार्ज जो डिस्क था उसी का ये पार्ट है जो प्लेन शीट नजर आ रही है हमें। तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, एक इधर भी और एक इधर भी, दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज हैं। तो इस साइड के पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर की ओर है, इसकी वैल्यू लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि मैंने यहाँ निकाला था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये चेंज करना पड़ेगा, सरफेस है ना, लैम्डा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए होता है, इसे मैं हटा देता हूँ, ये गलत है, इसके जगह पर लैम्डा हो जाएगा, इसके जगह पर ये गलत है, मैं वो यहाँ लिख देता हूँ। ई की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या है, सरफेस जहाँ सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, अब ये एक प्लेन शीट हुआ, अगर इसी तरह दो प्लेन शीट रखें तो कैसा होगा, इन्फिनाइट प्लेन शीट अगर दो रखें तो कैसा लगेगा ये। अच्छा, पहले डायरेक्शन के बारे में एक और एक्सप्लेन कर देते, जैसे यहाँ हमने बताया ना कि दोनों तरफ एग्जिस्ट करेगा, इसका ये फॉर्म इस तरह दिखाया है कि मान लेते हैं अगर ये इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, तो ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की ओर एक्ट करेगा परपेंडिकुलरली, ये कितना है, सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और परपेंडिकुलर नीचे के जो इसके डाउन साइड में जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके कारण भी होगा। जैसे इसको हम 180 डिग्री से मान लेते हैं, रिवॉल्व करा देते हैं, रोटेट करा देते हैं 180 डिग्री से, तो 180 डिग्री रोटेशन करने पर ये चार्ज ऊपर चला जाएगा, सॉरी ये इलेक्ट्रिक लाइन ऊपर चले जाएंगे और यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर आइडेंटिकल। तो आपको क्लियर हो गया कि दोनों तरफ एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर स्पेशल केस 1 लिया हमने, टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो बोलते हैं वही इंटेंसिटी भी है यह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिंपल लिखा रहता तब भी वही होता, यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल इन्फिनाइटली लॉन्ग थीन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो एक हो गया ये नंबर 1 हुआ और ये नंबर 2 हुआ।
तो ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैंने बताया भी पिछले पेज में। तो मान लेते हैं ये सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा 1 है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ E1 इस तरफ और E1 इस तरफ है। ठीक, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो मैंने बताया था कि इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, बहुत दूर भी जाएंगे तब भी इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगी वैल्यू, प्लेन एक सिंगल प्लेन शीट के कारण। तो यहाँ से ये इस साइड भी E1 हुआ। अब 2 को मान लेते हैं, 2 पर मान लेते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा 2 है, यानी कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो उसको मैंने ऐसे दिखाया E2 से, एक इधर भी है इस डायरेक्शन में और एक इधर भी है इस डायरेक्शन में, और इसको आगे बढ़ा जाए इसकी तरफ ले आए तब भी उतने ही रहेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर E1 और E2 दो एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ भी E1 और E2 दो फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ E1 E2 थर्ड रीजन में भी E1 E2 एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट E इज इक्वल टू होगा E1 प्लस E2 फर्स्ट रीजन के लिए, रीजन फर्स्ट के लिए क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 और ये हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा, बीच में देखें इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन राइट वर्ड है, किधर की ओर है, राइट के तरफ, और ये किधर है, लेफ्ट के तरफ। तो सिग्मा 1 चूंकि हमने ग्रेटर माना है, सिग्मा 1 को हमने ग्रेटर देन सिग्मा 2 माना है, तो सिग्मा 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा होगा, यानी E1 इज ग्रेटर देन E2, राइट। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर E1 माइनस E2 हो जाएगा, जो बड़ा है उससे माइनस होगा, तो E1 बड़ा है, E1 माइनस E2 हो गया, ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये तो सेम ही होगा, यहाँ पर दोनों E1 E2 सेम है, तो जस्ट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें केस 2 कंसिडर कर रहा हूँ मैं, यहीं पर केस 2 कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। ओके, तो इस केस में रीजन 1 एंड 3, रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो E क्या लिखा था दोनों के लिए, दोनों के लिए है E इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ से E कितना आ जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अच्छा, इन बिटवीन पैरेलल प्लेट्स इन रीजन 2, मैंने रीजन में डिवाइड कर दिया दोनों के बीच में, ये इन रीजन 2। ओके, इन रीजन 2 में मैं बता रहा हूं आपको, इन रीजन 2 यानी मिडिल में, दोनों के बीच में, E इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल है, तो ये हो जाएगा 0, यानी इन बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स थिन शीट ऑफ चार्ज, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। ये केस 2 है। अब केस 3 कंसिडर करते हैं। यहाँ पर सिग्मा 1 को हमने मान लिया सिग्मा और सिग्मा 2 को मान लिया माइनस सिग्मा, तो यहाँ पर प्लस सिग्मा है, ये सिग्मा 1 जो सिग्मा के बराबर है, प्लस सिग्मा। ओके, तो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा ये प्लेन शीट,
तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते E1 इधर है और एक E1 इधर है, इसको आगे तक बढ़ाते जाए यहाँ तक, ये भी E1 है। ओके, अब ये सिग्मा 2 को मैंने मान लिया है माइनस सिग्मा, तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा। नेगेटिवली चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टुवार्ड्स, परपेंडिकुलरली टुवार्ड्स नेगेटिव शीट, इसमें क्या होगा, टुवार्ड्स होगा। तो यहाँ पर E2 देखें, E2 की डायरेक्शन अगर ये पॉजिटिव रहता तो इस साइड में होता, लेकिन ये तो नेगेटिव है, इसलिए टुवार्ड्स नेगेटिव थिन शीट ऑफ चार्ज होगा। तो E2 इधर होगा और यहाँ भी E2 इधर होगा, और इस साइड अगर जाए तब भी यहाँ पर E2 रहेगा, चेंज नहीं करेगा। मतलब एक पॉइंट पर दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये हो गया E1 इधर, ये हो गया E2 इधर, और इसके साइड पर भी E2 रहेगा। अब रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। कैसे, यहाँ से देखें, यहाँ रीजन 1 है, रीजन 1 में E1 माइनस E2 हो गया, ये हो गया E1 इस डायरेक्शन में, E2 हो गया इस डायरेक्शन में, तो E1 माइनस E2 होगा, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों इक्वल होने के कारण सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा, नेगेटिव साइन दोबारा नहीं देंगे हम यहाँ पर माइनस सिग्मा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव के कारण हमने ऑलरेडी डायरेक्शन कंसिडर कर लिया है, तब ये E1 माइनस E2 आया है। ये जो E2 की डायरेक्शन इनवार्ड है, ये क्यों आया है, क्योंकि ये थिन शीट को हमने नेगेटिव ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ वैल्यू रखाएगा सिग्मा, और यहाँ भी सिग्मा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा 0 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 0, और यहाँ पर भी सेम आएगी 0। थर्ड रीजन में यहाँ पर देखें, E1 का डायरेक्शन इधर है, E1 का डायरेक्शन राइट साइड में है, E2 का भी डायरेक्शन राइट साइड में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो E1 प्लस E2, तो पहला हो गया सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों की वैल्यू सिग्मा है, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ये मैंने यूं ही एक आपको दिया है ये बताने के लिए कि अगर हम चार्ज शीट को फ्रंट से देखें, एकदम सीधे इस तरह से रखा हुआ है, दो प्लेन शीट ऑफ चार्ज, अगर फ्रंट से देखेंगे तो एक लाइन नजर आएगा, सिर्फ स्मॉल थिकनेस का लाइन चार्ज की तरह दिखेगा, लेकिन वो लाइन चार्ज नहीं है, पैरेलल प्लेट है, लंबी डिस्टेंस का, लंबी लेंथ का। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के दिए रहते हैं कि एक इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है प्लस सिग्मा है, और दूसरा भी इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। तो इसी को अगर हम करेंगे 3 डायमेंशनल, तो बिल्कुल ये परपेंडिकुलर टू ये जो स्क्रीन दिखा रहे हैं ना, ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर, मतलब हमारी तरफ आएगा ये, और इनसाइड रहेगा परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन जो हम देख रहे हैं अभी। तो ये समझने के लिए है, इस टाइप के दे देते हैं बनाने के लिए, तो आपको इससे भी ज़्यादा मतलब नहीं है। मेन कंसेप्ट है कि जो यहाँ इसको हम मान लेते हैं ए, प्लेट ए, और इसको मान लेते हैं प्लेट बी, तो ये प्लेट ए ही है, ये हुआ एक्चुअली में, और ये प्लेट बी है 3 डायमेंशनल फिगर में अगर दिखाना चाहें तो। बस आज का क्लास यहीं तक। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो लेक्चर तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाकर। ओके, और मेरा एक बार फिर कहना है कि अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, 7, 6, 5, 4 जो भी हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा, और बहुत अच्छे अच्छे टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं जो एम्स में पूछे जाते हैं। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।